हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने एजुकेशन चैनल मैत्रेय एजुकेशन हब पे। पिछले लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी की बात की थी, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की बात की थी। आज हम जो देखने वाले हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको भी हम लोग लेंगे और आपको बताएंगे कि वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो भी शेड्यूल्ड एनिमल्स हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं। उसके पहले हमें इसका बैकग्राउंड जान लेना चाहिए कि 1972 में जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये क्यों लेकर आया गया। आपको पता होगा कि 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था। क्या हुआ था? स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ यूएन लेवल पे, और इस कॉन्फ्रेंस में दो बातें बहुत प्रमुखता से रखी गई। सबसे जो पहला पॉइंट है कि नेचुरल रिसोर्सेज की सेफगार्ड की बात की गई, नेचुरल रिसोर्सेज की सेफगार्ड की बात की गई, और दूसरी बात कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की भी बात की गई। ये दो पॉइंट इसमें बहुत ज़्यादा प्रमुखता से ये बात की गई 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। और इसी से प्रेरणा लेकर तत्परता दिखाते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेकर आती है। अब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 6 शेड्यूल दिए गए हैं। 6 शेड्यूल में अलग अलग एनिमल्स उसमें इंक्लूडेड हैं और उनमें उनके हिसाब से वो प्रोटेक्शन लेवल है उनका। जो कि सबसे पहले हम देखें कि जो 6 शेड्यूल में से शेड्यूल 1 to जो 4 है, इसमें जो भी एनिमल्स जो इंक्लूडेड हैं उनकी पोचिंग, स्मगलिंग और इलीगल ट्रेड पर प्रतिबंध लगाया गया है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि शेड्यूल 1 है, फिर शेड्यूल 2 है, शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 4 है, तो उसके अनुसार फिर हम लोग देखते हैं कि उनकी जो प्रोटेक्शन लेवल है वो शेड्यूल 1 से लेकर शेड्यूल जो 4 है वो घटते जाती है। फॉर एग्जांपल कि शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 2, इसमें अगर कोई भी एनिमल्स को रखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर्स इसमें इंक्लूडेड है, तो अगर इसमें कोई भी एनिमल्स को रखा जाता है तो वो हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं, उनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दिया जाता है। उससे आप बिना लाइसेंस के, बिना सरकार की सहमति के आप उसकी कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकते, और उसकी कोई ट्रेडिंग नहीं, इंट्रा बाउंड्री जो सर्कुलेशन है उसका आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। पोचिंग बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है। ये हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं। अगर आपने ऐसा किया, अगर आपको ऐसा करते हुए पाया गया तो कानून के सामने आप दोषी होंगे और आपको बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी इसके लिए। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल 1 में कौन कौन से प्रोटेक्टेड हैं? लायन टेल्ड मकाक है, राइनोसोरस है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। आपको पता होगा कि ये स्टेट बर्ड है राजस्थान का, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इस बार काफ़ी न्यूज़ में रहा है। जब हम ये जो लेक्चर समाप्त होगा इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो फ्लोरा एंड फौना का आने वाला है, जिसमें मैं सबसे पहले जो फौना जो है उसको मैं कवर करूँगा। एनिमल्स के प्रोटेक्शन, एनिमल जो हैं उनके बारे में स्टडी हम लोग करेंगे कि कौन कौन से एनिमल्स का क्या क्या IUCN स्टेटस है, उनकी क्या हैबिटेट है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपके फौना पर होने वाला है, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें। और उससे काफ़ी क्वेश्चन आता है। आप जानते हैं कि नेशनल पार्क कहाँ कहाँ लोकेशन है उनका, उसमें कौन कौन से प्रमुख एनिमल्स पाए जाते हैं, कौन सी एनिमल की सबसे ज़्यादा कंजर्वेशन की ज़रूरत है, उनकी हैबिटेट क्या है, उनका जो थ्रेटेंड स्टेटस है उसका कारण क्या है, ये सब UPSC के फेवरेट क्वेश्चन हैं। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये पिछले 2 साल से काफ़ी न्यूज़ में रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आप मेंस के लिए भी इसके लिए प्रिपेयर करें इस टॉपिक से, और साथ साथ ये PT के लिए एक वाइडर एरिया, एक पोटेंशियल एरिया तो बनता ही है। और कौन कौन से ऐसे हैं जैसे कि नारकोंडम हॉर्नबिल है, निकोबार मेगापोड है, ब्लैक बक्स है, ये सब शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है, इसीलिए ये हाईली प्रोटेक्टेड है। आपको याद होगा सलमान खान का केस। क्या हुआ था कि सलमान खान शायद कोई फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पर वो शिकार करने के लिए जंगल में पास में चले गए। वहाँ पर एक कम्युनिटी है जो कम्युनिटी क्या है कि उनकी कल्चरल ये हेरिटेज है ब्लैक बग, और वो उसको प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन सलमान खान के द्वारा ये ब्लैक बग का ऐसा एलिगेशन लगा कि सलमान खान ने वो ब्लैक बग को मार दिया है, और इसके लिए बहुत एक लंबा केस चला। और ये चूँकि इस शेड्यूल 1 में ये प्रोटेक्टेड है इसलिए इतना लंबा केस चला और बहुत ज़्यादा वो मुश्किल में पड़े। उसके बाद तो आप जानते हैं कि कोर्ट का क्या डिसीजन आया।
उसके बाद वो कोर्ट का जो डिसीजन है इस पर लोग प्रश्न भी उठाते हैं कि आखिर वो ब्लैक बग को किसने मारा, ऐसा कोई पता नहीं चला। खैर वो तो बात है, अलग बात है, वो पॉलिटी की बात है कि आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या कोर्ट की प्रोसीजर होती है, उसके बारे में हम नहीं जानेंगे। लेकिन हाँ, ये आप याद रखिए कि जो ब्लैक बग है वो शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है, इसलिए ये हाईली प्रोटेक्टेड है और इसलिए वो लंबा केस चला था। इसलिए आपको याद रह जाएगा कि ये ब्लैक बग जो है शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट जो शेड्यूल 2 की हमने बात की कि पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2 में भी जो एनिमल्स इंक्लूडेड हैं वो भी हाईली प्रोटेक्टेड हैं। अगर उनकी भी कोई पोचिंग और ट्रेडिंग होती है तो उसके लिए काफ़ी स्टिग्नेंट सज़ा है, बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा से आपको गुजरना पड़ेगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा उस ऑफेंस के लिए। हमारे कानून में ऐसा लिखा गया है। तो शेड्यूल 2 में कौन कौन से हैं, जैसे कि रेसस मेकाक है, धोले है, ठीक है, बंगाल पोर्क्यूपाइन है, किंग कोबरा है, ठीक है। तो किंग कोबरा को जो गांव में लोग ऐसे देखते हुए मार देते हैं, ठीक है, तो उनको एक्चुअली में नहीं पता कि ये शेड्यूल 2 के जो पार्ट 2 है उसमें प्रोटेक्टेड है और ये हाईली प्रोटेक्टेड, एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन इसको दिया गया है। आप इसे इलीगल ना ट्रेड कर सकते हैं ना इसके मार सकते हैं। अगर कोई केस करता है तो आप पे केस ज़रूर बनेगा। तो आप याद रखें कि अगर हम जीवन को संरक्षण करते हैं तभी हम जीवित हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक हमारे यहाँ जो पूरे वर्ल्ड में जो ग्लोबल लेवल पर क्या है, इकोसिस्टम में एक आहार श्रृंखला है जिसको हम लोग कहते हैं फूड चेन एंड फूड वेव बोलते हैं। आपको मैंने इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में बताया भी है। अभी अगर आहार श्रृंखला और फूड वेव अगर डिस्ट्रॉय होता है तो हम भी नहीं बचेंगे। सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे का फूड है। अगर मान लीजिए कि किंग कोबरा जो है वो उसकी प्रजाति ख़त्म हो जाती है, सांपों की प्रजाति ख़त्म हो जाती है, तो जो चूहे हैं उनकी तादाद बढ़ जाएंगे, क्योंकि चूहा जो है वो किंग कोबरा जो स्नैक्स हैं उनका भोजन होता है। अगर चूहे की तादाद बढ़ेगी तो फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा और वो अन्न बर्बाद होगा और वो हम तक नहीं पहुँच पाएगा, कंज्यूमर तक। खेतों में ही बर्बाद कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिए जाएंगे फसल। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी उससे प्रभावित होंगे। इसलिए हमें इसकी प्रोटेक्ट करने की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट है फ्लाइंग स्क्वेरल, हिमालयन ब्राउन बियर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि शेड्यूल 2 में ये मेंशन किया गया है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4। मैंने आगे ही बताया कि जैसे जैसे हम शेड्यूल 1 से लेकर 6 की तरफ बढ़ेंगे तो 4 की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो क्या है कि जो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है और जो ऑफेंस के लिए जो सज़ा है वो कम होता जाएगा। तो शेड्यूल 3 और शेड्यूल 4 में भी जो भी है उसकी पोचिंग और ट्रेडिंग ये सब बैन है, प्रोहिबिटेड है। लेकिन अगर ऐसा करते हुए आप पाए जाते हैं, अगर कानून के समक्ष आपको दोषी करार दिया जाता है तो उतना ज़्यादा इस पर पेनल्टी नहीं है, उतने ज़्यादा पनिशमेंट नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि लिस्टेड एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्शन है बट द पेनल्टीज आर लोअर कंपेयर टू द शेड्यूल 1 एंड पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 2। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से आते हैं एनिमल्स, किनको रखा गया शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4 के अंतर्गत। तो देखिए शेड्यूल 3 के अंतर्गत हैनाज हैं, हॉग डियर है, नीलगाय है, ठीक है, गोरल है, स्पॉन्जेज हैं, बार्किंग डियर्स है, ये सब शेड्यूल 3 में प्रोटेक्टेड है। शेड्यूल 4 में देखें तो मंगूजेज हैं जो कि नेवला आप जानते हैं, वल्चर्स हैं एट्सेट्रा, ये सब शेड्यूल 4 में प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट देखते हैं शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में वर्मिन को इंक्लूड किया गया है और ऐसे सिर्फ 4 वर्मिन हैं और इन्हें मारा जा सकता है। ठीक है, इन्हें मतलब कि इनकी हंटिंग पर कोई प्रोहिबिशन नहीं है, इनकी हंटिंग पर कोई आपको सज़ा नहीं होगी। ठीक है, तो शेड्यूल 5 में किनको इंक्लूड किया गया है, वर्मिन को। ठीक है, विच कैन बी हंटेड। इसका एग्जाम्पल है 4 ही सिर्फ ऐसे हैं, उसको याद रखिए, 4 है, याद करना बहुत ही आसान है। जैसे माइस है, रैट है, कॉमन क्रो है और फ्लाइंग फॉक्स है। तो ये 4 एनिमल्स हैं कि जो फ्लाइंग फॉक्स यानी कि फ्रूट ईटिंग बैट्स भी, ये भी न्यूज़ में था, आपको पता होगा ये क्यों न्यूज़ में था। नीपा वायरस के लिए ये न्यूज़ में था, जो कि केरला में काफ़ी नीपा वायरस का उत्पात मचा और ये फ्लाइंग फॉक्स के कारण ही नीपा वायरस का स्प्रेड होता है। तो ये आप याद रखें। कोरोना वायरस में भी बोला जा रहा था कि वो फ्रूट बैट्स के कारण ही फैल रहे हैं, लेकिन अभी उसके बारे में कोई डिटेल्ड स्टडी नहीं आई है। तो आप ये देखिए कि ये 4 वर्मिन है, माइस, रैट, कॉमन क्रो एंड फ्लाइंग फॉक्स, ये याद रखिएगा। इनकी हंटिंग की जा सकती है। ठीक है, इनकी हंटिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट है शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 में
कौन कौन से यहाँ पे प्लांट्स मेंशन है, प्लांट्स इंक्लूडेड हैं, और इनकी जो कल्टीवेशन, कलेक्शन, एक्सट्रैक्शन और ट्रेड, ये सब पर बिल्कुल ही प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिटेड है। इसकी आप ना कल्टीवेशन कर सकते हैं, कलेक्शन नहीं कर सकते, एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, ना ही इसकी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और ये प्लांट्स हैं, इनके प्लांट्स या फिर ये प्लांट्स के जो डेरिवेटिव्स हैं, इनका भी ना आप कल्टीवेशन, कलेक्शन, एक्सट्रैक्शन और ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ये फुल्ली प्रोहिबिटेड है ऐसा करना। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे प्लांट्स हैं कि जो कि इसके अंतर्गत मेंशन किया गया है। कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रहना चाहिए। रेड वांडा है, ब्लू वांडा है, कुथ है, पिक्चर प्लांट है, ठीक है, वेडमोन्स सिकैड है और लेडीज स्लीपर ऑर्चिड है। एक्चुअली ये जो 6 आपकी ये जो वैरायटी है, ये स्पीसीज है प्लांट्स की, ये जो है ये मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, ये मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। और ये हाईली प्रोटेक्टेड है इसलिए क्योंकि एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन इससे तैयार होता है, ठीक है। ये हिमालयन रीजन में आपको देखने को मिलता है ये सब, और ये हाईली प्रोटेक्टेड है, जैसा कि हमने बताया कि शेड्यूल 6 में ये मेंशन है। इसी पर 2020 में यूपीएससी की तरफ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया, और मैं ये बताना तो नहीं चाहिए, ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसके आंसर गलत दिए हुए हैं। आप उनके वेबसाइट पर जाइएगा, मैं उनके वेबसाइट पर गया और वहाँ पर मुझे वो आंसर सही नहीं मिला। आप देखिए कि प्रीलिम्स 2020 ऐसे तो अभी इसका जो ऑफिशियल आंसर की है वो रिलीज होना बाकी है, लेकिन आप अगर इस क्वेश्चन को खुद देखिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ कि उनका आंसर गलत है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था कि इफ़ ए पार्टिकुलर प्लांट स्पीसीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द वाइल्ड लाइफ, ये देखिए शेड्यूल 6 की बात की जा रही है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जिसके बारे में हमने अभी बात की 1972 के बारे में ये बात की जा रही है, और इसका इम्प्लीकेशन पूछा है कि व्हाट इज़ द इम्प्लीकेशन। ये शेड्यूल 6 में शामिल करने का जो प्लांट्स हैं कुछ पार्टिकुलर स्पीसीज के, उनको जो शामिल किया गया है उनका इम्प्लीकेशन क्या है। पहला जो ऑप्शन है, अ लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट दैट प्लांट, ठीक है, होल्ड पर रखते हैं अभी इस ये ऑप्शन को। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, सच ए प्लांट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। इतना तो आपको पता होगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है। यहाँ पर दे रखा है कि कैन नॉट बी कल्टिवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, कोई भी सर्कमस्टांसेस उसको कल्टिवेट किया ही नहीं जा सकता है, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं होता। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। गवर्नमेंट कोई ना कोई कुछ लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड करके, कुछ रूल्स लगाकर उसको परमिशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। ये बिल्कुल एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, इसलिए हम इससे हटा सकते हैं। ऑप्शन बी तो कम से कम सही नहीं होगा। ऑप्शन सी है, इट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट। आपने देखा अभी शेड्यूल 6 में ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को शेड्यूल 6 में रखा जाएगा, तो ये भी गलत है। अब ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में ही कन्फ्यूजन था। बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है ये डी को सही माना है। अब डी को आप एक बार पढ़िए कि सच ए प्लांट इज इन्वेसिव एंड हार्मफुल टू द इकोसिस्टम, ठीक है। इन्वेसिव और हार्मफुल, मैंने शंकर आईएएस की बुक कंसल्ट किया है, ठीक है। शंकर आईएएस की बुक आप जानते हैं कि इन्वायरमेंट के लिए स्टैंडर्ड बुक है। इस बुक को मैंने कंसल्ट किया और इस बुक में पाया कि ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि इन्वेसिव और हार्मफुल है इकोसिस्टम के लिए। तो ये शेड्यूल 6, और मैंने वहाँ पे ये मेंशन है कि ये मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, तो ये मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट ए है इसके बारे में कोई मेंशन नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट ए अगर हम देखें तो ये दिया हुआ है कि रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये स्टेटमेंट कैन बी ट्रू, पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है डी ऑप्शन से सही होने का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी हम ऑफिशियल आंसर की का वेट करेंगे, लेकिन अभी के लिए अगर आपको ये लॉजिक से अगर सोचा जाए तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ऑप्शन डी गलत ही हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए व इज करेक्ट, और देखते हैं कि ऑफिशियल आंसर की में क्या आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट कार्य किए जा रहे हैं और उस डेवलपमेंट कार्य की वजह से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँच रहा है, लेकिन क्या हम इन्वायरमेंट के प्रति बिल्कुल ही जवाबदेह नहीं हैं, जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं? तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा,
क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि हम डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के साथ साथ कैसे तालमेल बैठाते हुए हम लोग चले, है ना। एसडीजी गोल के बारे में आपने पढ़ा होगा। अब इसी तौर पर इसी के तर्ज पे बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, जैसे कि कुछ प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जा रहा है जिसमें वाइल्ड लाइफ को जो वाइल्ड लाइफ्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको प्रिजर्व किया जा रहा है, उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है। हमने पिछले लेक्चर में अपने बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन की बात की थी, उसमें बताया था आपको कि आखिर हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है। और हमने साथ ही ये भी बताया था आपको कि कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके प्रोटेक्शन, इनके कंजर्वेशन की। उसमें हमने बात की थी एक्सिटू और इंसिटू कंजर्वेशन की। इंसिटू में हमने बताया था कि आपको कि जो भी मतलब कि वहाँ पे नेशनल पार्क्स वगैरह हैं, ठीक है, तो इंसिटू और एक्सिटू के बारे में आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, फिर से उसको समझ सकते हैं। तो ये इंसिटू और एक्सिटू प्रोटेक्शन जो भी कंजर्वेशन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोटेक्टेड एरिया हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बनाया जा रहा है, जो बनाया जाता है, वो भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ही बनाया जाता है। उसी से वो पावर लेकर गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को डिक्लेयर करती है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर मिला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा कि वो इकोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड नेचुरल सिग्निफिकेंस के आधार पर किसी भी एरिया को वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर सके, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। नेक्स्ट है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क भी प्रोटेक्टेड एरिया होता है, आपको पता है। और ये भी जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के आधार पर ये दिया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है अगर वो चाहे तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एडिशन में नेशनल पार्क भी डिक्लेयर कर सकती है। तो ये आप याद रखें कि नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, ये सब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा ही गवर्न किए जाते हैं। यहीं से पावर लेके जो भी स्टेट गवर्नमेंट है इनकी डिक्लेरेशन करती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पावर कानून से ही आता है। कोई भी गवर्नमेंट के पावर वो कानून बनाती है, कानून से वो पावर लेती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। अब ये देखते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके अंतर्गत जो हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ये पीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में, प्रीवियस ईयर आप जाके वहाँ पे देखें तो ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। और बिल्कुल ऑप्शन 4 दिए गए थे और उसमें आपको बताना था। तो देखिए क्या क्या इसका डिफरेंस है, दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन द टू। नेशनल पार्क्स एंजॉय ए ग्रेटर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देन सेंचुरी, ठीक है, ये याद रखिए। सर्टेन एक्टिविटीज़ विच आर रेगुलेटेड इन सेंचुरीज सच एज ग्रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक, जैसे कि कुछ मवेशी हैं वहाँ पे जो ट्राइब्स रहते हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं, तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा सकते हैं अपने मवेशी को चराने के लिए। उनको उनकी जो चारागार होती है वहाँ पर उनको भोजन कराने के लिए ले जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है नेशनल पार्क में, है ना। ग्रेजिंग इज प्रोहिबिटेड इन नेशनल पार्क, ये याद रखिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी क्रिएटेड फॉर ए पार्टिकुलर स्पीसीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक खास स्पीसीज के लिए बनाया जा सकता है, जबकि नेशनल पार्क इज नॉट प्राइमरली फोकस्ड ऑन द पार्टिकुलर स्पीसीज। इसमें नंबर्स ऑफ स्पीसीज के लिए ये डेडिकेटेड हो सकता है, डोमिनेटेड बाय नंबर ऑफ स्पीसीज, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक पार्टिकुलर जो एनिमल्स है उसके लिए डेडिकेटेड हो सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो डिक्लेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। हमने अभी ऊपर क्या देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट WPA 1972 से पावर लेकर डिक्लेयर करती है WLS यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। WPA 1972 में ही ये मेंशन किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर सकती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, ये आप याद रखें। लेकिन प्राइमरीली कौन करता है, वो स्टेट गवर्नमेंट ही करता है। अब इसके कुछ बाउंड्रीज देखें कि क्या रेस्ट्रिक्शन है। तो जैसे अगर मान लीजिए कि टेरिटोरियल वाटर के अंतर्गत अगर कोई प्रोटेक्शन एरिया की, प्रोटेक्टेड एरिया की बात की जा रही है उसको डिक्लेयर करने के लिए, तो सबसे पहले आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा। किनसे? चीफ नेवल ऑफिसर जो हाइड्रोग्राफर हैं, चीफ नेवल हाइड्रोग्राफर, उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद है कि
जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है और जो नेशनल पार्क है उनके बाउंड्री में कोई अल्टरनेशन नहीं कर सकते आप, एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है इसके रिकमेंडेशन के बिना आप कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंचुरी और नेशनल पार्क में कोई उसके बाउंड्री में अल्टरनेशन नहीं कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो अमेंडमेंट किया गया 1991 में एक्ट में, यानी कि WPA एक्ट 1972 में अमेंडमेंट लेकर आया गया 1991 में, जो कि जिसके द्वारा ये बात की गई कि इंक्लूड कर दिया गया टेरिटोरियल वाटर को भी, ठीक है, और कि उसको भी हम सेंचुरीज़ और प्रोटेक्शन एरिया में डिक्लेयर कर सकते हैं, एज ए डिक्लेयर कर सकते हैं उसको प्रोटेक्टेड एरिया और सेंचुरी में। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ राइट्स। अब बात की जाए कि देखिए कि वहाँ पर अब जो भी फॉरेस्ट है तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते हैं, जो वहाँ के ट्राइब्स हैं, वो अपने बहुत ही पुराने समय से उन पर डिपेंडेंट है किसी न किसी प्रकार से, शायद चाहे वो फ्यूल के लिए हो या अपने एनिमल्स के चारा के लिए हो, यानी कि फूडर्स के लिए हो। तो उनके राइट्स अगर मान लीजिए कि आपने उसको बिल्कुल प्रोटेक्टेड कर दिया, प्रोटेक्टेड डिक्लेयर कर दिया, तो क्या होगा कि वो वहाँ पर जो भी ग्रेजिंग एक्टिविटी है वहाँ पर वो जा नहीं पाएंगे। तो उनके जो सेटलमेंट राइट्स है उसको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? तो इसकी जो व्यवस्था होगी वो स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे है, स्टेट गवर्नमेंट उसकी व्यवस्था करेगी। आप यहाँ देख सकते हैं द स्टेट गवर्नमेंट शैल मेक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करेगी स्टेट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ, रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अवेलेबल फ्यूल, फोडर्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू पर्सन अफेक्टेड। जो पर्सन वहाँ पे अफेक्टेड हो रहे हैं किसके कारण? जो कि एरिया को डिक्लेयर किया गया है प्रोटेक्टेड एरिया, उसके कारण अगर उनके ये फ्यूल, फोडर, उनके जो राइट्स हैं वो अगर प्रभावित हो रहे हैं तो उसकी जो अल्टरनेट अरेंजमेंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, ये याद रखें, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट्स एन ऑफिसर एज ए कलेक्टर अंडर द एक्ट। यही एक्ट के अंदर कौन है? एक्ट WPA 1972 के अंतर्गत ही स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? एक ऑफिसर को अपॉइंट करेगी एज ए कलेक्टर अंडर द एक्ट टू इंक्वायर इनटू द डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट ऑफ राइट ऑफ एनी पर्सन इन और ओवर द लैंड कंप्राइज्ड विद द सेंचुरी नेशनल पार्क विच इज़ टू बी नोटिफाइड। यानी कि एक ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा, एज ए कलेक्टर अपॉइंट किया जाएगा कि जो कि ये बारे में जाके वहाँ पे मॉनिटरिंग करेगा कि कौन कौन से जो ऐसे पर्सन हैं वहाँ पर जिनके राइट्स अफेक्ट हो रहे हैं, और उसी के आधार पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसीजन लेगी, वैसी उसी के आधार पर वो अल्टरनेट अरेंजमेंट करेगी। ठीक है। आफ्टर द इशू ऑफ नोटिफिकेशन फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया नो राइट्स शैल बी एक्वायर्ड इन ऑन और ओवर द लैंड कंप्राइज्ड विद इन द लिमिट। पहले ही मैंने बताया, ये क्लियर पॉइंट होगा आपको कि जब प्रोटेक्शन एरिया डिक्लेयर कर दिया गया तो कोई भी राइट्स वहाँ पे अब आपके अवेलेबल नहीं होंगे, उसके लिए वो अल्टरनेट कुछ अरेंजमेंट करेगा, ये दिया हुआ है। एक्सेप्ट बाय द सक्सेशन, टेस्टामेंट्री और इंटेस्टेट, कि अगर मान लीजिए कि एक ट्रांसफ़र होता है वो राइट्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तो ये सब एक्सेप्शन है उसमें, एक्सेप्शन बाय सक्सेशन, टेस्टामेंट्री एंड इंटेस्टेट। नेक्स्ट है कि प्रोटेक्टेड एरिया में किनको किनको अलाउ है एंट्री करना। तो कौन कौन वहाँ पे जा सकते हैं? तो सबसे पहले जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो कि ड्यूटी है उनकी, वो तो अपनी ड्यूटी करने के लिए जा सकते हैं। सेकंड है कि अगर जो कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है उनके परमिशन से आप जा रहे हो, या फिर कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, ऑथराइज्ड ऑफिसर है जिनको ये अथॉरिटी दी गई है, उनसे अगर आपके पास परमिशन है अंदर जाने के लिए तो आप वहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया में जा सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सन हैविंग राइट ओवर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर अभी हमने बताया कि इसमें एक्सेप्शन था ना, सक्सेशन, टेस्टामेंट्री एंड इंटेस्टेट, तो अगर कोई भी पर्सन का है ना वहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी पर वहाँ पे राइट्स है जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के अंतर्गत आ गया है, तो वो उस प्रॉपर्टी के लिए जा सकता है, उसकी देख रेख करने के लिए, वहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज़ करने के लिए वो जा सकता है। कोई भी एक्टिविटीज़ कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि वो जाके आग ही लगा दे, वैसे कि जो कि एक्टिविटीज़ वहाँ पे परमिटेड हो, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है पर्सन पासिंग थ्रू।
अगर वहाँ से कोई पर्सन उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से वो रास्ते से कोई गुजर रहा है तो उनको अलाउ है ये जाना। तो ये 4 जो टाइप्स ऑफ जो पर्सन हैं उनको ये अलाउ है, उनके जो प्रोटेक्टेड एरिया में जा सकते हैं, ये उनको परमिशन है। अब ये जो ग्रांट्स है, जो परमिशन है, परमिशन की जो ग्रांट्स है वो कौन देता है एंट्री की, तो ये किसके जिम्मे होता है, ये चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के जिम्मे होता है। और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन में ऑन एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, ग्रांट टू एनी पर्सन अ परमिट टू इंटर और रिसाइड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क्स फॉर ऑल और एनी ऑफ फॉलोइंग पर्पसेस। कौन कौन से पर्पस हो सकता है, तो आप गए हैं वहाँ पे स्टडी के लिए, जैसे कि बहुत सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो कि एनिमल लवर हैं, जो कि इस पर रिसर्च कर रहे होते हैं, वो उसकी स्टडी करने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप इन्वेस्टिगेशन और स्टडी करने के लिए आप ये परमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपको परमिशन लेना होगा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से, ठीक है। नेक्स्ट है कि फोटोग्राफी के लिए आप जा सकते हैं। थर्ड है साइंटिफिक रिसर्च के लिए जा सकते हैं, टूरिज्म के लिए जा सकते हैं। अगेन ये सब परमिशन के बाद ही होगा। और फिफ्थ है ट्रांजैक्शन ऑफ द लॉ बिजनेसेस विद एनी पर्सन रिसाइडिंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये पर्पसेस के लिए आपको ये परमिशन मिल सकता है, एंट्री की इजाज़त दी जा सकती है। यहाँ पर आप ये देखें कि जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, शैल बी द अथॉरिटी हु शैल कंट्रोल, मैनेज, मेंटेन ऑल प्रोटेक्टेड एरियाज़, ठीक है। यही अथॉरिटी है कि जो कि कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, मेंटेन करेगा जितने भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। नेक्स्ट है जो हमने बात की थी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये क्या कर सकता है कि रिकमेंडेशन, इसका काम है रिकमेंडेशन देना, मे मेक रिकमेंडेशन ऑन द सेटिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क की मैनेजमेंट हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हो या अदर प्रोटेक्टेड एरियाज़ की हो, उस पर ये रिकमेंडेड दे सकता है। स्टेट बोर्ड वाइल्ड लाइफ जो है, स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकता है, और ये स्टेट गवर्नमेंट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ये रिकमेंड कर सकता है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब नेक्स्ट देखते हैं कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व। इससे पहले आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि जो भी लोग हैं जो ट्रेडिशनल रूप से हमेशा से नेचर के संगति में रहे हैं, जैसे कि ट्राइबल्स पीपल हैं, फॉर एग्जांपल जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, वो भली भांति उस फॉरेस्ट को समझते हैं, वो वहाँ के जीव जंतुओं के बारे में हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, किसी भी साइंटिस्ट से भी ज़्यादा वो नॉलेज रखते हैं, उनकी बिहेवियर के बारे में जानते हैं, उनके फूड हैबिट्स के बारे में जानते हैं, वो जंगल के हर एक ज्योग्राफी से वो अच्छी तरह से वाकिफ़ होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि उनके नॉलेज को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, वो जो फॉरेस्ट है, वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। अब ये क्या है कि वो वर्षों से, है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी उसी जंगल पे, उसी फॉरेस्ट पे वो डिपेंडेंट रहे हैं, चाहे वो फ्यूल के लिए हो, यानी कि जलावन के लिए, ईंधन के लिए, लकड़ियों के लिए हो, चाहे वो मतलब कि फ्रूट्स के लिए हो, चाहे वो मेडिसिन्स के लिए हो, ये सब के लिए वो हमेशा अपने मवेशियों के चारे के लिए हो, ये हमेशा उस पर डिपेंडेंट रहे हैं, इसलिए वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो ज़रूरत थी कि हमें उनकी जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल करने की, और इसी नॉलेज को इस्तेमाल किया भी जा रहा है ना। और इसीलिए कंजर्वेशन रिजर्व है, जो कम्युनिटी रिजर्व है, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसका कंसेप्ट भी वही है कि साथ साथ उनको कुछ इकोनॉमिकल फ़ायदा भी हो और साथ साथ उनकी नॉलेज का इस्तेमाल किया जाए इन सब को बचाने के लिए। तो यही जिस्ट है कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। बाकी की जो इसमें चीज़ें मेंशन की गई है आपके नोट्स में, यहाँ पे जो नोट्स दिया हुआ है वो बाकी की चीज़ें फैक्चुअल है, ठीक है। मेन कोर इसका यही है। अब हम इसको सिलसिलेवार ढंग से देख भी लेते हैं कि जो कंजर्वेशन रिजर्व और जो कम्युनिटी रिजर्व है ये किसका आउटकम है, तो वो ये WPA जो एक्ट है 1972 का, उसमें अमेंडमेंट किया गया 2003 में, और कम्युनिटी रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व सामने आया, इसी का आउटकम है ये, ठीक है। अब इसने पहली बार रिकॉग्नाइज़ किया, अभी मैंने बताया कि रिकॉग्नाइज़ किया किसकी, कि जो कम्युनिटी वहाँ पे रहते हैं उनके राइट्स और उनके जो एफर्ट है
उनके वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए उनको रिकॉग्नाइज किया और लीगल बैकिंग दे दी गई, ठीक है, कि वो अब लीगली ये चीज़ काम को कर सकते हैं। तो हुआ क्या इससे कि अब फ्लेक्सिबिलिटी आ गई क्या चीज़ में, कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और उनकी जो कम्युनिटी की जो नीड्स है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी अब दिखाई दी गई कि एक ये दूसरे के पूरक बन रहे हैं, कम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं। जो ये वाइल्ड लाइफ जो है, जो फॉरेस्ट है, उनसे इनको जो कम्युनिटी की नीड है वो पूरी हो रही है, साथ साथ ये जो कम्युनिटी है ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं कि जो कंजर्वेशन जो रिजर्व है वो क्या है। तो कंजर्वेशन रिजर्व जो है, तो ऐसे जो एरिया है, ये जो एरिया है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही ओन किया जाता है, जो कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ही एडजेसेंट होते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिंग द लैंडस्केप, सी स्केप एंड द हैबिटेट ऑफ फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। और इसकी जो मैनेजमेंट है वो किसके द्वारा की जाती है, तो एक मॉनिटरिंग कमेटी है जिसे बोलते हैं कंजर्वेशन रिजर्व मॉनिटरिंग कमेटी, इनके द्वारा ये मैनेज किया जाता है, याद रखिएगा इसे। स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर हैविंग कंसल्टेशन विद द लोकल कम्युनिटीज़, देखिए लोकल कम्युनिटीज़ की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो कि मैंने पहले ही बताया। डिक्लेयर एनी एरिया ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एज कम्युनिटी ये कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। जो देश का जो पहला कंजर्वेशन जो रिजर्व था, ठीक है, वो तमिलनाडु का कौन था, थिरुपड्डामराथर, ठीक है। इसे आप ढंग से प्रोनाउंस कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि हमारी ये एक डिसएडवांटेज है कि हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और हम साउथ इंडियन लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं। तो तिरुपदामराथर जो है वो ये कंजर्वेशन रिजर्व, ये देश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व तमिलनाडु में बनाया गया। नेक्स्ट है कम्युनिटी रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व देख लिया, अब कम्युनिटी रिजर्व। वहाँ पे हमने देखा था कि वो जो लैंड है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही ओन किया जाता है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ही है कि जो कि इसकी नोटिफाई करती है, और वो नोटिफाई कब करेगी कि जब ये कंसल्ट कर लेगी और उससे जो भी लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं वहाँ के, अगर वो लोग एग्री करेंगे तभी इसको कम्युनिटी रिजर्व के लिए डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। तो ये आप ये समझें। नेक्स्ट है इसका एम क्या है, तो पहले भी मैंने बताया कि जो भी वहाँ की जो कम्युनिटी है उनकी सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना, और दूसरा है कि उनका नॉलेज यूज करना और कंजर्व करना वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। और मैंने जैसा बताया था कंजर्वेशन रिजर्व में, उसी तरह से कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी है। जिस तरह से कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी था, उसी तरह से कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी है जो कि ये सबको मैनेज करती है। तो ये तो हो गया कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट हम देखते हैं कोस्टल प्रोटेक्टेड एरिया, है ना, या हम कह सकते हैं कि मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। इसमें कैटेगरीज बनाए गए हैं, 4 कैटेगरी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 3B, ठीक है। जो कैटेगरी 1 में है वो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज हैं इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक। और इसके अंतर्गत आप देखें कि मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, क्रीक्स, सी ग्रासेस बेड्स, एल्गल बेड्स, एस्चुरीज, लगून्स, ये सब आ जाते हैं कैटेगरी 1 में। यानी ये कैटेगरी 1 में ये प्रोटेक्टेड हैं मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज में। कैटेगरी 2 में देखें तो ये इंक्लूड करता है आइलैंड का, ठीक है, जिसका मेजर पार्ट जो है वो मैरीन इकोसिस्टम हो और जो सम ऑफ द पार्ट जो हो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो। कैटेगरी 3 में कौन से हैं, तो कैटेगरी 3 में सैंडी बीचेज हैं, ठीक। कैटेगरी 3B में कौन कौन से हैं, तो इट इंक्लूड्स द एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ आइलैंड्स। जो आइलैंड्स पर एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो कैटेगरी 3B में इंक्लूडेड है। पूरे इंडिया में देखा जाए तो 33 नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो कि मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वैसे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज के अंतर्गत आते हैं उसकी जो कंबाइन जो नंबर है वो 33 है, लेकिन ये घटकर 31 इसलिए हो जाती है। यहाँ पे देखिए कि टोटल 31 ही मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इंडिया में। वो कैसे कि जो मैरीन नेशनल पार्क है और मैरीन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ का, जो गल्फ ऑफ कच्छ है, ये दोनों को एक ही यूनिट माना जाता है, ठीक है। तो ये एक यहाँ पे रिड्यूस हो गया 33 में से, -1 यहाँ पे आप कर लो, ठीक है। और फिर जो भितरकनिका नेशनल पार्क और भितरकनिका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको भी एक यूनिट माना जाता है। कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है, याद रखिएगा,
पता होगा आपको, ये उड़ीसा में भितरकनिका, तो इसको भी एक यूनिट माना जाता है, तो एक और यूनिट कम हो गया, और ये कुल मिला के 31 मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं इंडिया में। ठीक है, जो मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं इसे आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि लेस देन 4.1% है टोटल प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं सैक्रेड ग्रोव। मैंने आगे ही बताया कि ऐसी कम्युनिटीज़ हैं हमारे यहाँ, ऐसे ऐसे ट्राइब्स हैं कि जो कि हमेशा से नेचर के बिल्कुल एक साथ जुड़ कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल स्टिक होकर रहे हैं नेचर के, इसलिए वो नेचर को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। साथ ही उनकी जो ट्रेडिशन है, वो कल्चर रही है, वो हमेशा से नेचर को प्रोटेक्ट करने की कल्चर रही है, और साथ साथ वो नेचर को एक तरह से भगवान का दर्जा देते हैं, देवी देवताओं का दर्जा देते हैं। और कुछ ऐसी रस्में की जाती हैं जिसमें क्या होता है कि वहाँ तक कि आप वो जो पार्टिकुलर अगर फॉरेस्ट होगा, है ना, जिसको डिक्लेयर किया गया है, जो कि सैक्रेड ग्रोव्स हैं इंडिया के, है ना, पवित्र ग्रोव्स माने जाते हैं, तो उनमें यहाँ तक कि पत्ते, उनके जो फूल, उनके जो फ्रूट हैं, उनको भी छूने की मनाही होती है। तो इस तरह से वहाँ पे जो भी पत्ते, फूल और जो फ्रूट्स हैं वो ज़मीन पर गिरते हैं, वो नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो करती हैं, एक नेचुरल इन्वायरमेंट हो जाता है बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। तो ये देखें कि किस लेवल के हमारे संस्कृति में प्रोटेक्शन रहा है। ये हमेशा से रहा है, आज से नहीं, ये IBC पीरियड से रहा है। जबकि जो बाकी के जो वर्ल्ड है, बाकी के जो कंट्रीज़ हैं, UN भी अब जाकर ये बात करने लगे हैं प्रोटेक्शन की, लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत पहले से हमारी संस्कृति ही रही है नेचर को बचाने के लिए, जो कहीं ना कहीं अब आज के जो मॉडर्न जो युग है उसमें कम संवेदना देखने को मिल रही है, जो मॉडर्न जनरेशन आ रही है। और इसीलिए हमें ये इन्वायरमेंट जो है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है और लोगों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप ये देखें कि सैक्रेड, ये इनका जो लोकल फोक डायटी ही होते हैं। ठीक है, वो देवी देवता होते हैं जिनकी पूजा करते हैं, जो लोकल कम्युनिटीज़ होते हैं वो रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। साथ ही उनका एक रिलीजियस बिलीफ है कि इसमें देवी देवता निवास करते हैं। सम ऑफ द ग्रुप्स इवन द ड्राई फॉलेज एंड द फॉलन फ्रूट्स आर नॉट टच्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो सिग्निफिकेंस आप भी समझ सकते हो कि ये कंजर्वेशन, जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्वेशन में काम आ रहा है। साथ साथ जो एक्विफायर्स हैं, जो कि वहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ है उसको रिचार्ज करने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इंटरवेंशन बिल्कुल नहीं हो रहा है ह्यूमन के द्वारा। और तीसरा है सॉइल कंजर्वेशन, कि अगर वहाँ पे डिग्रेडेशन, वहाँ पे कटाई नहीं होगी सॉइल का, कोई भी कल्टीवेशन वगैरह नहीं किया जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे जो भी जो पेड़ पौधे हैं वो नेचुरली रूप से ग्रो हो रहे हैं, उनकी जड़ें मजबूत होंगी और वो सॉइल को होल्ड करके रख सकती हैं। इसीलिए सॉइल कंजर्वेशन में भी बहुत बड़ा भूमिका निभाता है ये। कुछ लिस्ट दिए गए हैं कि जो कि आपको PT पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। इनके नाम आप प्लीज़ ये गो थ्रू कर लें। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि जैसे कि आंध्र प्रदेश में लोकल टर्म क्या है, ये है पवित्र वना, सैक्रेड ग्रुप को बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश में गुम्फा फॉरेस्ट बोला जाता है, गुम्फा फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश में। गोवा में इसी को देवराई बोला जाता है। झारखंड में सारना बोला जाता है। कर्नाटका में देवारू काडू बोला जाता है। केरला में कावू बोला जाता है। महाराष्ट्र में देवराई, मणिपुर में गमखाप, मोहक, मेघालय में लिंगडो। ठीक है, उड़ीसा में जाहेरा, पौडीचेरी में कोविलकाडो, राजस्थान ओरन, जोगमाया, तमिलनाडु स्वामी सोला, उत्तराखंड देवभूमि या बुग्याल। ठीक है, वेस्ट बंगाल में ग्रामथान या हरिथान या जहरा। तो ये सब ये लोकल नेम है जो कि कभी कभी ऑप्शन में दिखाई दे सकते हैं। आपको ये एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि आपको दिमाग में ये रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। मैंने आगे ही बताया था कि बायोस्फीयर रिजर्व हो, कम्युनिटी रिजर्व हो, वो सब का कंसेप्ट यही है कि उनका कहना यही है कि ह्यूमन बीइंग और जो नेचर है वो साथ साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं, साथ साथ एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट रह सकते हैं, एक दूसरे की नीड की पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए बायोस्फीयर रिजर्व भी लाया गया है। बायोस्फीयर जो रिजर्व हैं वो इंटरनेशनल डेजिग्नेटेड होते हैं यूनेस्को के द्वारा, है ना। लेकिन इसकी जो डिक्लेरेशन होती है, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट होती है विद इन द कंट्री, वो कंट्री ही करता है, उसकी गवर्नमेंट ही करती है। लेकिन ये रिकॉग्नाइज किया जाता है यूनेस्कोज के जो मैन एंड द बायोस्फीयर जो प्रोग्राम चलाया गया है यूनेस्को के द्वारा, उसके द्वारा ये रिकॉग्नाइज किया जाते हैं ये बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है,
और इनका भी एक तरह से एम है टू प्रमोट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द लोकल कम्युनिटी एफर्ट एंड द साउंड साइंस। ठीक है, करेक्टरिस्टिक क्या है बायोस्फीयर रिजर्व का? तो हर एक जो बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसके आपको 3 पार्ट देखने को मिलेगा। इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए तो 3 पार्ट आपको देखने को मिलेगा। कोर जोन है, दूसरा है बफर जोन और तीसरा है ट्रांजिशन जोन। हर एक एरिया में आपको कुछ ना कुछ प्रोहिबिशन देखने को मिलेगा और कुछ ना कुछ अलाउंस देखने को मिलेगा कि जो कि एक्टिविटीज अलाउड है। सबसे पहले बात करते हैं कोर एरिया। जो कोर जोन है ये हाईली प्रोटेक्टेड होता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली अनडिस्टर्ब्ड रीजन। ठीक है, सुटेबल हैबिटेट है ये किसके लिए? एनिमल्स के लिए। लीगल प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट, रिसर्च एक्टिविटीज़, ठीक है, जो कि वहाँ की हैबिटेट को वहाँ की जो इकोलॉजी है उसको इफ़ेक्ट ना करे, वैसे रिसर्च एक्टिविटीज़ अलाउड हैं। याद रखिएगा कौन से एक्टिविटीज़ ये अलाउड हैं? रिसर्च एक्टिविटीज़। केप्ट फ्री फ्रॉम ऑल द ह्यूमन प्रेशर, ये है कोर जोन की बात। सेकंड है बफर जोन। बफर जोन में क्या होता है? ये एरिया ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन और डेमोन्स्ट्रेशन साइट होता है। यहाँ पर टूरिज्म अलाउड होता है, यहाँ पे फिशिंग भी अलाउड होता है, ग्रेजिंग भी अलाउड होता है और रिसर्च एंड एजुकेशन भी अलाउड होता है बफर जोन में, जो कि कोर जोन से जस्ट सटा हुआ जो जोन होता है वो बफर जोन होता है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन जोन, जो कि आउटर लेयर है वो बिल्कुल वो ट्रांजिशन जोन कहते हैं। ट्रांजिशन जोन में जोन ऑफ कॉरपोरेशन बोला जाता है, कोऑपरेशन बोला जाता है। ठीक है, ये कंजर्वेशन, यहाँ पे नॉलेज एंड मैनेजमेंट स्किल यहाँ पे अप्लाई की जाती है, कंजर्वेशन एफर्ट किए जाते हैं, इसीलिए जोन ऑफ कॉरपोरेशन भी बोला जाता है। सेटलमेंट्स एंड क्रॉपलैंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन जोन हो गया। ये 3 जोन होते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जो टर्मोलॉजी है, जो कंसेप्ट है, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये नॉर्मन मेयर्स इन 1988 के द्वारा, नॉर्मन मायर जो हैं उनके द्वारा ये हॉट स्पॉट का कंसेप्ट दिया गया। इसकी 2 क्राइटेरिया है। अगर किसी चीज़ को कहीं भी जो लोकेशन है उसको हॉट स्पॉट डिक्लेयर करना हो तो उसको 2 क्राइटेरिया एटलीस्ट फुलफिल करना पड़ेगा। कौन कौन से 2 क्राइटेरिया हैं? तो पहला स्पीसीज एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब है कि वो पार्टिकुलर स्पीसीज वहाँ के लिए एंडेमिक है, वहीं सिर्फ पाई जाती है, और नेचुरल हैबिटेट में वो और दूसरी जगह नहीं पाई जाती है। तो ऐसी संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 1500 से ज़्यादा 1500 ऑफ स्पीसीज होनी चाहिए वैस्कुलर प्लांट्स की। ठीक है, जो कि मोर देन 0.5% ऑफ द वर्ल्ड का टोटल से 0.5% ज़्यादा होनी चाहिए वैसे प्लांट्स की, वैस्कुलर प्लांट्स की, और ये एंडेमिक होने चाहिए। यानी कि वैसे वैस्कुलर प्लांट है ना जिनकी तादाद अगर वैसे स्पेसिस यानी कि 1500 स्पेसिस वैस्कुलर प्लांट की होनी चाहिए जो कि एंडेमिक हो पार्टिकुलर एरिया में, तब ये क्राइटेरिया फुलफिल होगा। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ थ्रेट। डिग्री ऑफ थ्रेट कि वहाँ पे डिग्री ऑफ थ्रेट भी ज़्यादा होना चाहिए, लगभग नियरली 70% एटलीस्ट वहाँ पे ये थ्रेट लेवल होना चाहिए। इट हैज़ टू बी हैव लॉस्ट एटलीस्ट 70% ऑफ द ओरिजिनल हैबिटेट की लॉस हो चुका है 70%। तो ये हॉट स्पॉट जोन में आते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट जोन में आते हैं। ऐसे कुछ हॉटेस्ट स्पॉट भी हैं कुछ, यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट में भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे उनको बहुत एटमोस्ट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। वो कौन कौन से हैं और क्या क्या फैक्टर है उसमें? तो एंडेमिक प्लांट्स, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा एंडेमिक वर्टिब्रेट्स होने चाहिए, एंडेमिक प्लांट्स, और एरिया का जो रेशियो होना चाहिए स्पेसिस पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, वो देखा जाता है फैक्टर्स में। फिर एंडेमिक प्लांट्स, एंडेमिक वर्टिब्रेट्स और पर एरिया रेशियो जो है अगेन स्पेसिस पर 100 मीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में, सॉरी ये किलोमीटर स्क्वायर में है, वो देखा जाता है। नेक्स्ट है रिमेनिंग प्राइमरी वेजिटेशन एज % ऑफ ओरिजिनल एक्सटेंट। तो ये फैक्टर्स है, इस फैक्टर के आधार पर हॉटेस्ट हॉट स्पॉट को डिक्लेयर किया जाता है, उस जोन के बारे में डिक्लेरेशन होता है। सम हॉट स्पॉट आर मच रिचर देन अदर इन टर्म्स ऑफ दियर नंबर एंड एंडेमिक। जिनकी रिचनेस ज़्यादा होती है उनको डिक्लेयर किया जाएगा हॉटेस्ट हॉट स्पॉट बोला जाएगा, जो कि पूरे वर्ल्ड में 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट हैं। कौन कौन से हैं? मेडागास्कर है, ठीक है, फिलीपींस है, नेक्स्ट सुंडालैंड है, जानते हैं आप ये कि सुमात्रा और जावा के पास में ये सुंडालैंड है। नेक्स्ट है ब्राज़ील्स
अटलांटिक फॉरेस्ट, ठीक है, कैरेबियन आइलैंड है, इंडो बर्मा रीजन है, यानी कि बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, गल्फ ऑफ थाईलैंड ये आ जाता है इंडो बर्मा रीजन में। वेस्टर्न घाट है इंडिया का, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका ये भी हॉटेस्ट हॉट स्पॉट में आते हैं, 8 हॉटेस्ट हॉट स्पॉट में, यानी कि ये इनकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो कंपेरिजन में रिचर है, दे आर रिचर इन बायोडाइवर्सिटी। आपको ये बायोडाइवर्सिटी में भी बताया था कि इंडिया के 2.4% लैंड पर ग्लोबली करीब करीब 8% से ज़्यादा स्पीसीज आपको दिखने को मिलेंगे, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्स रीजन है इंडिया। नेक्स्ट है ईस्टर्न आर्क एंड द कोस्टल फॉरेस्ट ऑफ द तंजानिया केन्या, ये जो रीजन है ये भी हॉटेस्ट हॉट स्पॉट में है, ठीक है। इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स, इंडिया में कौन कौन से हॉट स्पॉट है बायोडाइवर्सिटी के, वो है 4 है, हिमालय रीजन, इंडो बर्मा रीजन, वेस्टर्न घाट और सुंडालैंड, ये इंडियन बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट के अंतर्गत आते हैं। अब ये हॉट स्पॉट की तो हमने बात की, क्या कोई कोल्ड स्पॉट भी होता है? तो जी हाँ, कोल्ड स्पॉट भी होता है, लेकिन ये क्या है कि यहाँ पे रिलेटिवली लो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, लेकिन इनकी जो ये भी क्या है थ्रेट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हाइयर रेट ऑफ हैबिटेट लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो इनको भी बचाना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि बचाना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि हो सकता है कुछ ऐसे रेयर जो हैं स्पीसीज आपको वहाँ देखने को मिले, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोल्ड स्पॉट, जो कि उतने ज़्यादा बायोडाइवर्सिटिकली रिच नहीं है, लेकिन थ्रेट जो परसेंटेज है यहाँ भी ज़्यादा है, और इनको प्रोटेक्शन करने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि कुछ वहाँ पे रेयर स्पीसीज भी मिल सकते हैं आपको, ठीक है, यू नेवर नो। तो ये रहा आज का लेक्चर, ठीक है, जिस पे हमने बात की WPA एक्ट 1972 के प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में पढ़ा, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, और हमने 2020 का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर से आपका फ्लोरा एंड फौना स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे फौना, यानी कि एनिमल्स लाइफ के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, एनिमल वाइल्ड लाइफ के बारे में हम लोग बात करेंगे, और उसमें डिफरेंट जो एनिमल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ठीक है, और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।